कनेक्ट करिए, ये दीजिए। हाँ, बैठिए भाई जल्दी। बैठिए भाई, पीछे बैठिए, जगह है। इस समय ना लगाइएगा आवाज। हाँ अंकित भाई, समय ना लगाइएगा, और जब तक हिम्मत करे आज चलाना है। आज समय नहीं लगाया जाएगा भाई, जब तक हिम्मत करे आज चलाना है, कहते ताकि एविडेंस भाई आपका खींचे, क्योंकि संविधान भी लगाना है सुबह वाले पीरियड में। अब ज़्यादा बचा नहीं है। अभी देखिए, जो लोग नए हैं उनको सलाह दी जाती है कि आपका कुछ वीडियो आपको उपलब्ध करा जाएंगे, कुछ वीडियो से पढ़िएगा, आपको माने सिस्टम से जोड़ा जाएगा, और जो पुराने वीडियो हैं आप वीडियो देख कर पढ़ सकते हैं, या अगर संभव हो तो शाम को एविडेंस और सीआरपीसी लगेगी आपका, तो जितना छूटा रहेगा आप चाहते हैं कि फिर से पढ़ा जाए या क्लास में, तो शाम वाले बैच में अभी आपका आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, और आईपीसी समाप्त होने वाली है 2-4 दिन में, तो आपका सीआरपीसी लगेगी पहले, और उसके बाद संविधान शाम वाले में समाप्त होगा, तो एविडेंस उसकी जगह लगेगा। और सुबह एविडेंस काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, अब समाप्त होने वाला है, तो आप माने अगर आपको सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा, वीडियो से पढ़ सकते हैं जो छूटा है। और आप आना चाहते हैं तो भाई शाम को अपना कुछ जगह बची हैं 2-4-10, 2-4-5 अपना आकर, लेकिन शाम को आना होगा तो हम बताएंगे, आप पहले ही आकर भाई जगह ले लीजिएगा, नहीं तो बाहर बैठना पड़ेगा, हम बता दें। अगर कोई चाहता है कि शाम वाले बैच में, तो भाई अपना बाद में जैसे ही आया 10-15 मिनट बाद, तो बाहर व्यवस्था है, बाहर बैठे। अभी बताया जाएगा भाई शाम को, अभी नहीं शुरू हुआ है, शुरू होगा तो बताया जाएगा 1-2 दिन पहले आपको, अभी आपका पुराना ही चल रहा है। देखिए आपका एविडेंस में देखिए लीडिंग क्वेश्चन चल रहा था, फिर परीक्षा देखिए परीक्षा बताई जा रही थी, और आपका इधर से प्री में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, मैं फिर बता दूं। और आपका कल जो बताया गया एविडेंस में आपका, वह प्री के लिए भंडार था, यानी कि आपका 118 से लेकर और 140 तक बताया गया था, और इसमें हमें लगता है कि प्री के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और टेक्निकल भी बनते हैं, और सारे टेक्निकल क्वेश्चन कल आपको बताए भी गए थे, इसमें शक नहीं है। आइए 141 से हम शुरू करते हैं। कल हम भूमिका बांधे थे 141 की, अब भूमिका न बांध के डायरेक्ट आज क्या किया जाए शुरू। यहाँ से सेक्शन मिलाने के लिए आता है निश्चित तौर पे, तो लीडिंग क्वेश्चन या सूचक प्रश्न की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो 141 में सूचक प्रश्न कब नहीं पूछा जाना चाहिए, 142, और सूचक प्रश्न कब पूछा जाएगा 143, यानी कि 140। फिर एक बार याद करिए, प्रयास ये करिए कि क्लास में ही ये सब सेक्शन रट डालिए। लीडिंग क्वेश्चन को कहाँ डिफाइन किया गया है, 141। लीडिंग क्वेश्चन कब नहीं पूछा जाना चाहिए ये कहाँ बताया गया है, 142। और कब पूछा जा सकता है सदैव अधिकार के रूप में, 143। अब यहाँ देखिए कैसे टेक्निकल क्वेश्चन आपका बिहार ने बनाया है जे में। पहला क्वेश्चन कल भी बताया गया था कि सूचक प्रश्न क्या होता है, और लास्ट में मैं एक उदाहरण पर छोड़ा था, और वह दरवेश वाला उदाहरण, यानी कि ऐसा प्रश्न जो उत्तर को सुझाता हो।
या प्रश्न में ही उत्तर क्या रहता है, समाहित। जैसे कि आप कहाँ रहते हैं, प्रयागराज में रहते हैं कि बनारस, तो प्रश्न भी पूछा गया और उत्तर का ऑप्शन दिया गया, कौन कौन, प्रयागराज या बनारस। तो ये कैसा क्वेश्चन माना जाएगा, लीडिंग। अब इसी कब अधिकार के रूप में, यही बिहार ज़्यादा और आपका बार काउंसिल हर एक जगह बनता है कि कब लीडिंग क्वेश्चन अधिकार के रूप में पूछा जा सकता है। तो आपका 143 याद रखना है, कब अधिकार के रूप में हमेशा पूछा जाएगा, किस परीक्षा में, यही महत्वपूर्ण है। तो 143 के तहत किस एग्जामिनेशन में राइट के रूप में पूछा जाएगा, तो क्रॉस एग्जामिनेशन, या इसको हम उर्दू में बताए थे जिरह, या हिंदी में प्रति परीक्षा। रटे रहिए। अब यही मॉडल बनाइए। आपका लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए क्या देगा, प्रति परीक्षा में, अतिरिक्त प्रति परीक्षा में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो आप दोनों मार कर आइएगा, क्योंकि अतिरिक्त प्रति परीक्षा भी प्रतिपक्षी या विपक्षी द्वारा की जाती हैं और उसमें भी लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोनों मार्क कराइए। नया मॉडल है, अभी तक बना नहीं है, हो सकता है बन जाए। अलग से लिखिए भाई, इसको अलग से लिखिए, नए मॉडल को तो अलग से लिखिए। सूचक प्रश्न प्रति परीक्षा और अतिरिक्त प्रति परीक्षा दोनों में पूछे जा सकते हैं। कल बहुत परीक्षा बताई गई थी भाई, अब नए लोगों के लिए तो भाई क्या किया जाए, दोबारा नहीं बताया जा सकता, लेकिन कल मैं काफ़ी डिटेल में परीक्षा बताया था। तो सूचक प्रश्न किस में पूछे जा सकेंगे, तो रटे रहिए, प्रति परीक्षा और अतिरिक्त प्रति परीक्षा। अब आइए दो परीक्षा और बची, मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा। क्या मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नहीं? सामान्यतः नहीं, लेकिन अगर पूछे जाते हैं तो विरोधी पक्षकार विरोध कर सकता है, और जैसे ही विरोधी क्या करे, विरोध, तो किसकी अनुज्ञा लेकर, किसकी परमिशन से मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में भी सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, न्यायालय की। तो सतर्क रहना है। सूचक प्रश्न कि माने किन परीक्षाओं में न्यायालय की अनुज्ञा लेकर पूछा जा सकता है। अगर ये दे तो कौन दी दो परीक्षाएं हम बता रहे हैं, मुख्य परीक्षा और कौन, पुनः। ये भाई यही आपको याद रखना है। देखिए आगे अब देखा जाए, ये तीनों धाराएं निपट गई। आपका 144 छोड़ सकते हैं, 145, फिर आपका पूर्वोत्तर लेखबद्ध कथनों के बारे में परीक्षा। इसके बाद 146 से फिर क्वेश्चन उत्पन्न होता है, 146 से फिर क्वेश्चन बनता है। 146 ये बताती हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन में अर्थात प्रति परीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न ही पूछे जाने चाहिए। तो फिर एक उदाहरण बना दिया जाए प्रति परीक्षा का और तब प्रश्न पूछवाया जाए। मान लीजिए ए बी में मुकदमा चल रहा है और ए ने अपनी ओर से गवाह किसको पेश किया, सी को। तो ए पहले परीक्षा करेगा, वह मुख्य परीक्षा, फिर कौन परीक्षा करेगा उसकी, बी। तो प्रतिपक्षी या विपक्षी द्वारा इस गवाह की गई परीक्षा ही हम क्या कहलाता है, प्रति परीक्षा या जिरह प्रति परीक्षा, इसी को जिरह कहा जाता है। अब ये समस्या है कि जब भी सी की परीक्षा कर रहा है, यानी कि सी से पूछताछ कर रहा है, तो बी को क्या चाहिए, विधिपूर्ण प्रश्न पूछे कि अविधिपूर्ण, विधिपूर्ण। तो कौन धारा बताती है कि बी सी से विधिपूर्ण प्रश्न पूछे, तो धारा 146। अब कौन विधिपूर्ण प्रश्न होगा, उल्टा सीधा पूछ लिया तो क्या हुआ,
कलंक लगाने वाला पूछ लिया तो क्या हुआ, फालतूए क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या हुआ। इसी के लिए कुछ धाराएं अब बनी हैं। 146 का जो परंतुक है वहीं आपको सतर्क होकर पढ़ना है, लेकिन 146 पहले शुरू किया जाए। देखिए केस भी इसमें आपको पढ़ना है, केस सहित पढ़ना है। देखिए बेरक भाई, जबकि किसी साक्षी से प्रत परीक्षा की जाती है तब उससे एक तस्मिन पूर्व निर्दिष्ट प्रश्नों के अतिरिक्त, यानी कि ऊपर जितने प्रश्न दिए गए हैं सूचक प्रश्न इत्यादि, उसके अतिरिक्त कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिसकी नेचर, यानी कि गवाह को प्रत परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है जिसकी प्रकृति पहला दे रहा है उसकी सत्यवादिता परखने की है, यानी कि गवाह सत्य बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, इसको परखने के लिए गवाह से कोई भी क्वेश्चन इस उदाहरण में भी, यानी कि प्रतिपक्षी यानी कि आपका विरोधी पक्षकार पूछ सकता है। बेरक से देखना है, यह पता चलाने की कि वह कौन है और जीवन में उसकी स्थिति क्या है, यानी कि वह कौन है और जीवन में उसकी स्थिति क्या है। इसका मतलब कि वह कैसे अपना जीवन यापन करता है, क्या डकैती करते हो कि चोरी मैंने करके अपना जीवन यापन करते हो, कि घूस लेकर गवाही देने आए हो, कि तुम बहुत बड़े सेंधमार हो, पॉकेट मार हो, ये भी पूछा जा सकता है। अभी हम बताएंगे उदाहरण जो पूछा जाता है अगली धाराओं में। तीसरा, उसके सील को दोष लगाकर, यही आपको समझना है और यहीं से क्वेश्चन बनेगा, मैं बता दूं। उसके कैरेक्टर को दोष लगाकर चरित्र पर लांछन लगाइए। चरित्र पर लांछन लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की है। चाहे ऐसे प्रश्नों का उत्तर उसे प्रत्यक्षतः या परोक्षतः, यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति, यानी कि टेंडेंसी रखता हो, या उसे किसी शास्ति या समपहरण के लिए उच्छन्न करता हो, यानी कि अगर वह उत्तर दे देगा तो कोई जुर्माना या प्रतिकर लग जाएगा या उसकी संपत्ति क्या हो जाएगी, समपहृत माने जब्त। हाँ, या देखिए जब्त हो सकती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह करेक्टर को लेकर है, और करेक्टर को ही लेकर चलिए। और इस पर आपका 2 केस और संशोधन भी अच्छे से देखना है, यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए पहला केस आपका संविधान से हम यहाँ उठाते हैं, इसको लिख लीजिए अलग से। मधुकर नारायण का केस अलग से लिखिए भाई, नोट्स में वो नहीं है। मधुकर नारायण के केस से उठाइएगा। मधुकर नारायण के केस में क्या आया, तो मधुकर नारायण के केस में उच्चतम न्यायालय ने ये बताया कि एक वेश्या को भी अपनी एकांतता का हक है। लिखिए, वेश्या को भी एकांतता का हक है। एकदम संविधान से उठाए हैं हम। 3 केस यहाँ और संशोधन देखना है अच्छे से, और यहाँ से क्वेश्चन गलत हो सकता है। मधुकर नारायण अब देखिए होता क्या था। किसी स्त्री के साथ दुराचार किया गया है। वह स्त्री गवाह के रूप में आती थी और उस स्त्री से उसके चरित्र पर, कैरेक्टर पर लांछन लोग लगाते थे कि हजूर इस स्त्री का धंधा यही है, यानी कि ये तो वेश्यावृत्ति करती हैं, अतः ऐसी दशा में इस स्त्री की बातों पर विश्वास न किया जाए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये स्त्री वेश्या है और दुराचार का आरोप लगाई है, गवाही देने आई है, तो इसकी बातों पर विश्वास न किया जाए। इस बारे में एक केस आया गुरमीत कौर वर्सेज
पंजाब राज्य। लिखिए, वह केस याद रखना है। गुरमीत कौर बनाम पंजाब राज्य। अलग से लिखिए भाई, गुरमीत कौर बनाम पंजाब राज्य के बाद में यह निर्णय दिया गया कि किसी स्त्री से उसके साधारण अनैतिक आचरण के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। माने क्या वह वेश्यावृत्ति करके अपना भोजन चलाती हैं, ये क्वेश्चन नहीं, अनैतिक आचरण कहते हैं, के बारे में प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। लिखिए, तत्पश्चात सन 2002 ईस्वी में 146 में संशोधन किया गया। भाई संशोधन किया गया, धारा 146 के परंतुक में संशोधन हुआ है। कब हुआ है? सन 2002, उसके बाद 13 आएगा। सन 2002 में संशोधन किया गया। 3 बार संशोधन हुआ भाई। पहला संशोधन कब हुआ? 2002 में, और अनैतिक आचरण के बारे में प्रश्न पूछने पर क्या लगा दी गई रोक। माने कि तुम कैसे अपना जीवन चलाती हो, वेश्यावृत्ति करके भोजन चलाती हो, ये अब क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। उसके बाद दिल्ली में निर्भया कांड होता है, और निर्भया इतिहास देखिए। इसके बाद अभी 2 इतिहास बचा है। निर्भया कांड में अभियुक्तों के वकील AP सिंह रहते हैं, और AP सिंह ये कहते हैं कि जो निर्भया थी, यानी कि काल्पनिक नाम, क्योंकि नाम प्रकट नहीं किया जा सकता, IPC की धारा 228A के तहत पीड़िता की पहचान प्रकट करना दंडनीय है। 228A बताया भी गया था भाई, शाम वाले बैच में सुबह ही बताया जाएगा, दंडनीय है। तो आपका निर्भया कांड में अब AP सिंह ने एक ही बात बार बार कोर्ट में रखी कि हजूर, निर्भया का पूर्व लैंगिक संबंध उसके बॉयफ्रेंड से था, अतः निर्भया के कथनों पर विश्वास न किया जाए। जब ये मामला आया और महिलाओं के प्रति कानून में क्या बदलाव लाया जाए, इस पर जस्टिस JS वर्मा समिति बनी। तो इस समिति ने ये अनुशंसा की कि पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में जो क्वेश्चन है, इसको पूछने से ही रोक लगा दिया जाए। तो 2013 में पुनः परंतुक में संशोधन हुआ, और अब एक और बात जोड़ दी गई, माने प्रतिस्थापित की गई, और ये कह दिया गया कि पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में भी किसी स्त्री से प्रतिपरीक्षा में अब कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। लिखिए, 2013 में परंतु चल रहा है 146 का। 2013 में यह संशोधन हुआ कि पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। याद रखिएगा, ये क्यों आया? निर्भया कांड के बाद। देखिए, आपका इसी के साथ एविडेंस की एक धारा और कोरिलेट करनी है, 53A। देखिए, इसी के साथ कौन सी धारा आपको पढ़नी है? 53A। वादी या परिवादी या प्रतिवादी या जो FIR दर्ज कराया है पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में,
उसके बारे में एविडेंस विसंगत होगा, यानी कि साक्ष्य में इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कौन सी धारा? 53A जोड़ी गई। अब आया चलता रहा, फिर आपका होता है कांड जम्मू कश्मीर में, उसको क्या कहते हैं भाई? हाँ, कठुआ कांड। कठुआ कांड होता है। कठुआ कांड में बालिका के साथ दुराचार होता है और उसकी हत्या की जाती है। पूरे देश से आवाज़ उठती है, वी वांट जस्टिस। तब 2018 में संशोधन हुआ और कुछ सेक्शन 376A भी इत्यादि जोड़े गए, तो 146 के परंतुक में उन सेक्शनों को रखा गया। जो नए नए सेक्शन आईपीसी में जोड़े गए 2018 में, तो नए कुछ सेक्शन यहाँ भी रखे गए हैं। तो लिखिए 2018 में परंतुक में संशोधन हुआ है कठुआ कांड के बाद। 2018 में कुछ सेक्शन केवल जोड़े गए, वो नहीं जानना है। 2018 में आप क्या लिख लेंगे? संशोधन किसके बाद? कठुआ कांड। जो बालिकाओं के प्रति अपराध थे उसमें कुछ दशाओं में फांसी की सजा का भी प्रावधान किया गया, वहीं जोड़ा गया धारा। अब आइए 147। अब हेडिंग फिर आइए, कल बताया गया था कंपेल्ड विटनेस। अब रट कर आइए, कंपेल्ड विटनेस कल बताया गया विवसनीय साक्षी, बाध्य किया हुआ साक्षी, मजबूर किया हुआ साक्षी। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि कंपेल्ड इंग्लिश वर्जन जरूर देख लीजिएगा एक बार। कंपेल्ड विटनेस किस किस धारा में, यानी कि साक्षी को बाध्य किया जाए कि वह मौन न रहे, उत्तर दे। तो तीनों धाराएं बताइए फिर से। तो कौन बताया गया? 132 और 147 और 165। 132, 147 और 165 कल में लिखवाया था अलग से, रट कर जाए। कंपेल्ड विटनेस 148 आ जाइए। आपका कह सकते हैं कि 148 ये दिया है, न्यायालय विनिश्चय करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाए और कब साक्षी को उत्तर देने के लिए विवश किया जाए। अगर वकील साहब गवाह से उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं तो अब न्यायालय ये डिसाइड किया करेगा कि क्या वकील साहब को इजाज़त दी जाए कि गवाह को कह दिया जाए कि वकील साहब जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुम उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। तो ये भी छोड़ सकते हैं धारा। अब 149 आइए। 149, 150, 151 से प्री में क्वेश्चन बनता है। देखिए, युक्त आधारों के बिना प्रश्न न पूछा जाएगा, यानी कि अगर कोई विटनेस है तो उससे अगर प्रश्न पूछा जाता है तो जब तक कि प्रश्न पूछने का कोई बेस न हो, कोई उचित आधार न हो, उनसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नहीं? तो आपका क्या जवाब रहेगा? पूछा जाएगा कि नहीं? नहीं। अब यहीं से आपका जो दृष्टांत दिया गया है ये दृष्टांत रट लेना है, और कुछ न समझ में आए तो बस एक वाक्य रखना है, अटकल पच्चू। अटकल पच्चू का मतलब कि बिना किसी आधार के। ये आपका युक्त आधार नहीं है। कुछ न समझ में आए तब मैं बता रहा हूँ। अगर एक लाइन आप चाहते हैं कि हम एक लाइन में अपना चला लें काम, तो उसका भी उपाय है अटकल पच्चू। अटकल पच्चू माने बिना किसी आधार के प्रश्न पूछा जाता है तो वह युक्त आधार नहीं माना जाएगा। 4 देखिए, कुछ दृष्टांत दिए गए हैं जहाँ की ये बताया गया है कि कब उचित आधार पर प्रश्न पूछा माना जाएगा और कब उचित आधार पर प्रश्न पूछा नहीं माना जाएगा। और जैसे ही आपका उदाहरण में 4 देता है, यूपी जेपीओ में दिया है अटकल पच्चू आए तो वह आधार सही नहीं। लेकिन पर पूरा उदाहरण मैं बता रहा हूँ। देखिए, किसी बैरिस्टर को किसी अटॉर्नी या वकील द्वारा अनुदेश दिया गया है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है। तो बताइए क्या युक्त आधार है कि नहीं यह प्रश्न पूछने का
कि क्या वह डकैती करके अपना जीवन यापन करता है? बताइए आधार है कि नहीं? क्योंकि दूसरे वकील या अटर्नी ने आपको, वकील साहब को क्या दी है? सूचना। तो भाई आधार हैं। दूसरा देखिए दृष्टांत, किसी वकील को न्यायालय में किसी व्यक्ति द्वारा जानकारी दी जाती है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है और जानकारी देने वाला वकील द्वारा प्रश्न किए जाने पर अपने कथन के लिए समाधानप्रद कारण बताता है कि क्यों मैं डकैत मान रहा हूँ। तो बताइए उचित आधार है क्या अनुचित? उचित, क्योंकि वकील साहब ने उससे जांच पड़ताल की और कारणों से संतुष्ट होने के बाद ही वकील साहब ने गवाह से पूछा कि क्या तुम डकैती करके भोजन चलाते हो? तीसरा दृष्टांत, किसी साक्षी से जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात न हो, डकैती करता है कि चोरी करता है, क्या करता है, अटकल पच्चू पूछा जाता है, बिना किसी आधार के पूछा जाता है कि क्या वह डकैत है। तो बताइए क्या ये प्रश्न पूछने का युक्त आधार है कि नहीं? बस यही पॉइंट पकड़े रहिए। अगर चाहते हैं भाई कुछ न पढ़िए, यही वाक्य पढ़ लीजिए, तब भी यहाँ का क्वेश्चन प्री में फंस जाएगा। और चौथा ही बता दिया जाए, कोई साक्षी जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है अपने जीवन के ढंग और जीविका के साधन के बारे में पूछे जाने पर असमाधानप्रद उत्तर देता है, यानी कि उचित उत्तर नहीं देता, तब तो पूछा ही जा सकता है, यानी कि भरमा उत्तर देता है। पूछा जाता है कि कैसे भोजन चलता है तो भरमाने लगता है वहीं, तो वकील साहब तुरंत पकड़ लेंगे कि लग रहा है कि यह डकैत या चोर है और चोरी करके क्या करता है? भोजन। अगर डकैत साबित हो गया तो गवाह की विश्वसनीयता बढ़ेगी कि कम होगी? डकैत हो गया कि ये गवाह तो डकैती करता है, तो खुद ही डकैती करता है और आया है क्या देने, तो विश्वसनीयता बताइए धक्का लगेगा कि ऊंची होगी? धक्का लगेगा, घट जाएगी। इसीलिए सब। इसके बाद 150 से यूपी एपीओ में क्वेश्चन आया है, बिहार में भी आ सकता है, धारा रट कर जाइएगा। युक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया। अब यही आपका क्वेश्चन ये बनता है कि अगर कोई वकील साहब, ध्यान समझिए, बार काउंसिल में भी बना है भाई, 24 जनवरी को जो लोग दे रहे हैं, अगर कोई वकील साहब बिना किसी उचित आधार के किसी गवाह से प्रश्न पूछते हैं तो न्यायालय के पास क्या विकल्प है? तो न्यायालय वकील को दंडित करेगा? नहीं। प्रश्न पूछने से रोक सकेगा? रोकने का पावर है। लेकिन आपका वकील साहब बिना किसी आधार के पूछते हैं तो इसकी शिकायत न्यायालय कहाँ कर सकता है कि अधिवक्ता बिना आधार के गवाह से प्रश्न पूछते हैं, तो किसको रिपोर्ट कर सकेगा? तो बताइए वकील साहब जिस संस्था के अधीन अपने पेशे में हैं, तो आप लोग उत्तर प्रदेश में हैं, तो कौन सी संस्था आपको गवर्न करती है? बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो न्यायालय किसको लिख देगा पत्र? बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को कि यह अधिवक्ता बिना आधार के क्या पूछ रहा था प्रश्न। और किसको लिखेगा, किसको शिकायत भेज देगा? उच्च न्यायालय। तो याद रखिएगा, फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ चुका है और गलत ना हो। अगर कोई अधिवक्ता बिना किसी आधार के किसी साक्षी या विटनेस से प्रश्न पूछता है तो न्यायालय इसकी शिकायत कहाँ कर सकता है? तो वह अधिवक्ता जिस संस्था के आपका विधिक पेशे में अधीन है उसको कर सकता है। और दूसरा कहाँ भेज देगा? उच्च न्यायालय। तो कहाँ कहाँ शिकायत की जाएगी? तो आपका शुद्ध हिंदी में, आप शुद्ध भाषा में, यानी कि आसान भाषा में, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को यहाँ और उच्च न्यायालय इलाहाबाद को क्या शिकायत की जाएगी कि ये बिना किसी आधार के क्या किए हैं? क्वेश्चन पूछे। आ चुका है, गलत ना हो, दोनों अंडरलाइन करिए। अब आइए इसके बाद देखा जाए 152, छोटी छोटी धाराएं इधर रहा निपट जाएगी। अब 152 देखिए आपका
अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आश्रित प्रश्न। आपका क्या अपमानित और शुद्ध या आपका क्षुब्ध करने के लिए प्रश्न वकील साहब द्वारा पूछा जाना चाहिए? नहीं। अब यह है कि भाई अपमानित करा दीजिए, तो अपमानित और क्षुब्ध करने, देखिए भाई आपका 151 पहले था ना, 152 ही हो गया, 151 बैक होइए भाई स्पीड थोड़ा बढ़ गई थी, 152 चला गया, 151 भी पूछा जाता है। अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न, तो बताइए अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न वकील साहब को गवाह से पूछने चाहिए कि नहीं पूछने चाहिए? और पूछते हैं तो न्यायालय पूछने पर क्या लगा देगा? रोक। जैसे कि क्या तुम वेश्यावृत्ति के पेशे धंधे में हो, या लड़कियों के सप्लायर हो तुम, या क्या तुम मने आपका कह सकते हैं अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न नहीं, कलंक लगाया जाए, तुम तो गबन किए थे, तो बिना किसी आधार के गबन का आरोप थोड़ा लगाया जाएगा, कोई आधार हो। इसके बाद 152 अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आश्रित प्रश्न भी गवाह से नहीं पूछे जाएंगे, सेक्शन केवल बनाता है। 153 सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तर का खंडन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन। 153 से जो क्वेश्चन बनता है वह आपका जो बनता है एक दृष्टांत से क्वेश्चन बनता है। थोड़ा 153 कठिन जरूर है, लेकिन फिर आप एक उदाहरण से देखिए और तब आपका डायरेक्ट हम बताते हैं। देखिए भाई ध्यान से, आपका अच्छे से इसको देखिए, उदाहरण से थोड़ा कठिन है, मैं बता दूं भाई। अब नहीं आए कुछ दो चार, अगर दो चार चीज़ें ना आए तो भाई नए लोगों को सलाह दी जाती है जिनको बिहार देना है कि वह दो चार बातें रट्टू तोता बनकर जाएं। जरूरी नहीं है कि आ ही जाए सब कुछ, रट्टू तोता तो बन सकते हैं ना दो चार बातों में। तो आइए देखा जाए, ए एक गवाह है और बी वकील साहब हैं और गवाह की प्रति परीक्षा कर रहे हैं, और ए से वकील साहब ने प्रश्न पूछा, यानी कि गवाह से क्या किया, वकील साहब ने प्रश्न पूछा, और ये गवाह उस प्रश्न का क्या दे दिया है, उत्तर। तो अब इस उत्तर का खंडन करने, यानी कि उत्तर को काटने के लिए क्या वकील साहब फिर प्रश्न पूछ सकते हैं? तो 153 कहता है कि नहीं। अगर एक बार प्रश्न पूछा गया और गवाह ने उत्तर दे दिया तो उस उत्तर के काट के लिए वकील साहब प्रश्न नहीं पूछ सकते, लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है, इसके कुछ अपवाद हैं, और वही अपवाद दिमाग में बैठाना है, वह है आपका पूर्व दोष सिद्धि। पूर्व दोष सिद्धि ही बैठाना है। तो एक प्रश्न पूछवाया जाए वकील साहब से और एकदम दिमाग में भरे रहिए उदाहरण। बी वकील साहब हैं, ए से प्रश्न पूछते हैं कि क्या तुम इसके पहले कभी चोरी के लिए दंडित किए गए थे? और गवाह कहता है उत्तर में कि नहीं, मैं आज तक किसी चोरी के अपराध में सजा नहीं पाया हूँ। अब इस उत्तर को काटने के लिए, काटने माने खंडन करने के लिए, वकील साहब आपका क्या पेश कर सकते हैं, साक्ष्य पेश कर सकते हैं और ये दिखा सकते हैं कि हजूर देखिए ये पूर्ववर्ती न्यायालय का निर्णय है और इस निर्णय द्वारा यही गवाह एक बार चोरी के लिए क्या हो चुका है, सजा पा चुका है, अतः यह जो उत्तर दिया है उसका खंडन किया जाए, अर्थात यह उत्तर सही नहीं दिया है बल्कि क्या दिया है, गलत। तो एक अपवाद याद रखिएगा, दृष्टांत भाई घर से पढ़ना है। वैसे आपका मैंने इसको थोड़ा घर पर भी पढ़िएगा, समझ में कम आती हैं, लेकिन जो कंसेप्ट मैं बनाया उसी आधार पर कभी काल इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन बन सकता है। 154 से भी क्वेश्चन बनता है, होस्टाइल विटनेस या पक्षद्रोही साक्षी। 154 से फिर क्वेश्चन बनता है, लिख लीजिए। तो
प्री में कितने से काम चल जाएगा उसको बताया जा रहा है, एकदम छांट छांट के। 154 पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न। पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी यानी कि गवाह से प्रश्न। तो आइए अपने ही गवाह से हम प्रश्न कराएंगे। बेयर एक्ट की भाषा भी यहाँ महत्वपूर्ण है, लेकिन जो क्वेश्चन बनता है पहले वह क्वेश्चन 2-3 लाइन देख लिया जाए। होस्टाइल विटनेस पक्षद्रोही साक्षी की धारा में है। तो 154 लिख लीजिए आसान भाषा में, होस्टाइल विटनेस या पक्षद्रोही साक्षी। जो दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि पक्षद्रोही साक्षी किसे कहा जाएगा, तो बताइए। एक लाइन बस याद रखना, इधर उधर न भ्रमिएगा। जो शब्द मैं बता रहा हूँ वही ऑप्शन में देखिएगा, ये नहीं कि अपने मन से कर दीजिएगा। पक्षद्रोही साक्षी किसे कहा जाएगा, तो बस एक शब्द देखिएगा, जो साक्षी सत्य बोलने का इच्छुक न हो। लिख लीजिए स्पष्ट, ये नहीं कि विरोधी की बातें कर रहा है, विरोधी के पक्ष में कर रहा है, ये सब नहीं। बस एक लाइन याद रखिए, जो सत्य बोलने का इच्छुक न हो। यही आप रट कर जाइएगा। और सेक्शन रट कर जाना है कौन सा, 154। और तो हम बता ही रहे हैं। एक उदाहरण देखिए, पक्षद्रोही हो गया। पक्षद्रोही सुने कि नहीं कभी? होस्टाइल हो गया, तो एक गवाह को होस्टाइल कराया जाए और तब आपका नियम देखिए ध्यान से। मान लीजिए ए और बी में मुकदमा चल रहा है। ए ने अपनी ओर से गवाह न किसको पेश किया, सी को, और सी सभी घटना जानता था फिर भी आनाकानी करने लगा। यानी कि इसका मतलब किसी सत्य बोलने का क्या नहीं है, इच्छुक। सत्य बोलने का इच्छुक नहीं है। अब आप लोग बताइए तो ए क्या करे भाई? जब गवाह आपका मुकर गया मतलब पलटी मार गया माने विरोधी से मिल गया, या आकर विरोधी का गुणगान करने लगा बी का, और पेश ने किसने किया था, ए ने सोचा था कि हमारे फेवर में गवाही देगा, लेकिन गवाही किसके फेवर में देने लगा, बी के। या ए ने सोचा था कि कुछ बोलेगा और आकर मौन रह गया, या बोलने लगा तो झूठ ही बोलने लगा। लेकिन कानूनी इतना भले बात बताई गई, कानूनी तौर पर बस एक शब्द मारिएगा, पक्षद्रोही साक्षी कौन है, तो ये सब ना मारिएगा जो विरोधी से मिल गया, जो सत्य बोलने का इच्छुक न हो। और कुछ ना देखिएगा, जो सत्य बोलने का इच्छुक न हो उसी को हम क्या कहते हैं, मुकरा हुआ साक्षी। मुकरा हुआ या पक्षद्रोही, मुकर गया तो मुकरवा दीजिए भाई। अब बताइए आप लोग, अगर ए पेश किया और ये पक्षद्रोही हो गया तो अब क्या किया जाए भाई? कोई उपाय है? तो उपाय है, देखिए क्या है। अब ए न्यायालय से मांग करेगा कि हजूर इसे पक्षद्रोही घोषित किया जाए, और जो क्वेश्चन विपक्षी इस गवाह से पूछ सकता था, यानी कि प्रति परीक्षा भी कर सकता था विपक्षी, और प्रति परीक्षा में कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता था, सूचक, अभी बताया गया, तो ए को भी उतना पावर मिल जाएगा। अर्थात इसका मतलब जब कोई गवाह पक्षद्रोही हो गया तो न्यायालय की इजाज़त लीजिए, और न्यायालय की इजाज़त लेकर प्रतिपक्षी को जो अधिकार था पूछने का, अब वो अधिकार किसको मिल जाएगा, ए को। यही आपका प्रभाव होता है। तो बस इतना याद रखना है, जो मुख्य रूप से सेक्शन जो प्री में पूछा जाता है, और आपका माने सेक्शन और होस्टाइल विटनेस कौन है, ये जरूर याद रखिए। अगला देखिए 155 साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप। तो साक्षी की विश्वसनीयता पर अटैक करिए, तो बस एक क्वेश्चन बनता है यहाँ कि किसी गवाह की विश्वसनीयता पर आपत्ति किस धारा के तहत की जा सकती है, तो 155। फिर 156 छोड़ दीजिएगा,
फिर 157 पूछी जाती हैं, और 157 जब भी पढ़िए 145 से पढ़िए। बस प्री के लिए भाई केवल चल रहा है, एकदम ऐसे लाइन से याद रखिए 145 और 157। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी ये पूछा गया, बस एक लाइन याद रखिएगा, ज़्यादा नहीं, एक लाइन में जो एकदम क्रीम बता रहा हूँ। खंडन यानी कि खंडन का प्रावधान किस में है? खंडन तो कौन सा धारा मारेंगे? 145। और संपुष्टि पूछ दे तो कौन सी धारा? फिर एक बार याद रखिए, पूर्ववर्ती कथनों का खंडन, खंडन को जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में दिया था विरोध, फाइनल उसको लिख लीजिए। खंडन माने क्या? वहाँ विरोध लिखा था, खंडन नहीं लिखा था, उसको लिख लीजिएगा विरोध। विरोध माने उसके विपरीत। तो आपका पूर्ववर्ती कथनों का खंडन बताइए किस धारा के तहत किया जाता है? 145। और पूर्ववर्ती कथनों की संपुष्टि यानी कि आपका सपोर्ट किस धारा के तहत? 157। और क्वेश्चन नहीं बनता, इससे जाकर देख सकते हैं, और नहीं बना है भाई, बस ये रट कर जाइएगा। आपका समय कम है, इसलिए मेन चीज़ें अब क्या करनी चाहिए आपको? तो विरोध याद रखिए, और समर्थन पूछ लेगा तो विरोध की धारा में 145 और समर्थन, हाँ इसको हम क्या कहेंगे लीगल भाषा, ये भी आज शब्द आ रहा है। तो आपका खंडन विरोध को कहेंगे 145, और संपुष्टि किसको कहेंगे? आपका समर्थन का। और कौन सी धारा में? 157। 158 फिर छोड़ना है, 159, 160 और 161। फिर खूब ये पूछा जाता है, यहाँ तो खूब पूछा जाता है। आपका यूपी तो पता ना क्यों हमेशा क्वेश्चन बनाया है। आइए देखा जाए भाई, 159, 160 और 161। पहला आपका कर्तव्य है कि सेक्शन याद रखिए, सेक्शन वाइज ज़्यादा पूछे गए हैं, यहाँ थोड़ा अंदर तक भी पढ़ना पड़ेगा। मेमोरी रिफ्रेश करना, स्मृति ताज़ा करना, तो स्मृति ताज़ा करने का प्रावधान 159 में है। जैसे कि आपका मेमोरी रिफ्रेश करना, जैसे कि आप लोग यहाँ पढ़ते हैं और जाकर एक बार वीडियो देखते हैं, यही वीडियो या जाकर जो कॉपी पर लिखे हैं घर पर एक बार क्या करते हैं रिवीजन, ताकि मेमोरी क्या हो जाए? रिफ्रेश हो जाए, यानी कि स्मृति ताज़ा हो जाए, यानी कि पुराना दर्द फिर से क्या हो जाए? उभर जाए। कहा जाता है ना कि पुराना घाव है, पुराना दर्द है, जब जब पूरब की हवा चलेगी तो आपका वो दर्द उभरेगा और आपका महसूस होगा, तो वह भी स्मृति ताज़ा कराता है कि तुम गिरे थे और गिरकर यहाँ चोट लगी थी, तभी तो याद आएगा दर्द। जब दर्द होगा तो याद आएगा कि हाँ स्लिप हो गया था पैर, हम गिर गए थे नाली में 2 बूंद लेकर तभी तो याद आएगा कि भाई 4 बूंद ले सकता आदमी, 2 बूंद वैसे प्रसिद्ध हैं आपका, इसलिए बताया जाता है 4 बूंद भी ले सकता है, पूरी बोतल गटक ले, कौन रोका है? हम थोड़े रोके हैं भाई किसी को। आगे देखिए, इसका मतलब कि अब तो मेमोरी रिफ्रेश मतलब क्या? पूर्व बातों को ताज़ा करना, यानी कि पूर्व कहानी को ताज़ा करना। तो स्मृति ताज़ा हम बताएंगे अभी, लेकिन सेक्शन रटिए किस धारा में है? 159। रट कर जाइएगा, 99% चांस है कि बनता है, 99%। जब स्मृति ताज़ा कर लिया, एक उदाहरण देंगे तब बेरक चलेगा, इसको बेरक से बताना पड़ेगा। स्मृति ताज़ा कर लिया तो वह जो स्मृति ताज़ा किया है वह बयान देगा, गवाही देगा, तो गवाही किस धारा में देगा? 160। और जब गवाही दे दिया तो विपक्षी को भी परीक्षा का क्या होगा? हक होगा, तो कौन सी धारा? 161।
फिर एक बार क्रम बनाइए। स्मृति ताजा की धारा में 159, स्मृति ताजा करके गवाही देना 160 और गवाह की परीक्षा विपक्षी द्वारा 161। ये रट आइए एक दरोगा जी पर भाई कहानी बनाया जाए। दरोगा जी पर कहानी देखिए भाई आप अच्छे से। एक दरोगा जी पर कहानी देखिए और तीनों धाराओं को एक साथ क्या करिए समेटिए, तब बेयरेक्ट हम बताते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका बिना बेयरेक्ट के काम नहीं चलेगा। कभी काल हल्का सा अंदर से क्वेश्चन बना है और वह बना है कि किस दस्तावेज को देखकर मतलब कि पढ़कर, एक नहीं कि ऊपर से देख लिया, किस दस्तावेज को देखकर स्मृति ताजा की जा सकती है, ये क्वेश्चन बना है। गलत ना हो, इसको बेयरेक्ट से हम बताएंगे। लेकिन एक कहानी देखिए, एक होता है सीडी। सीडी को हम कहते हैं केस डायरी। वो सीडी नहीं जो 10 रुपया 20 रुपया मिलती है वो नहीं, आपका ये सीडी दूसरी है। तो उस सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं और वह सीडी मार्केट में कोई भी ले सकता है 10-20 रुपया का। और ये सीडी कहते हैं केस डायरी, रोजनामचा खास, आम नहीं। देखिए अब इसको समझाना पड़ेगा भाई। सीआरपीसी अभी तो आपका 172 सीआरपीसी में प्रावधान है। तो एक उदाहरण मान लीजिए एफआईआर हुआ, पुलिस विवेचना या तफ्तीश या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो विवेचना में जितनी बातें उभर कर आती हैं पुलिस एक डायरी रखती है और क्रम वाइज सबके बयान और वो बातें एक डायरी में आईओ लिखते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। और उसी डायरी को हम क्या कहते हैं, सीडी या केस डायरी। ये पहले याद रखिए। एक बार सीडी को न्यायालय में आपका पेश किया जाता है और सील बंद करके, ओपन नहीं, क्या करके, सील बंद। और जब एक बार वह न्यायालय में चली गई तो न तो अभियुक्त मांग सकता है और न अभियोजन मांग सकता है, न दरोगा जी अब मांग सकते हैं। कोई मांगने का हक नहीं है, क्योंकि वह केस डायरी किसकी प्रॉपर्टी हो गई, न्यायालय की। लेकिन अब लेकिन लगा के चलना है। अगर मान लीजिए कि दरोगा जी को गवाही देने के लिए न्यायालय ने बुलाया और दरोगा जी ये कह रहे हैं कि हजूर 10 साल पुराना मामला है, मैं केस डायरी में क्या लिखा था ये भूल गया हूँ, अतः केस डायरी हमें दे दी जाए ताकि गवाही देने से पहले एक बार पढ़कर मैं अपनी स्मृति क्या कर लूँ, ताज़ा। क्या मैं लिखा था भूल गया हूँ, तो स्मृति ताज़ा कराइए दरोगा जी की धारा में 159। स्मृति ताज़ा करके मौनी बाबा तो रहेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे तो गवाही दिलवा दीजिए। अब अभियुक्त को भी हक होगा, और वह अभियुक्त को किस में हक होगा, दरोगा जी ने सीडी की जितनी बातें स्मृति ताज़ा करने के लिए मांगी हैं, पढ़ी हैं, उतनी बातें पढ़ने का हक अब कौन रखेगा, अभी पूरा नहीं, उतनी बातें। और दरोगा जी सीडी देखकर गवाही दिए हैं, तो जितनी दरोगा जी गवाही दिए हैं तो दरोगा जी का भी अभियुक्त या तो स्वयं अधिवक्ता है तो स्वयं करे, या अभियुक्त का अधिवक्ता दरोगा जी का भी जिरह करेगा, यानी कि प्रति परीक्षा। तो स्मृति ताज़ा करने वाले की प्रति परीक्षा होगी कि नहीं होगी, और कौन सी धारा में, 161। ये सेक्शन याद रखिए। अब बेयरेक्ट की भाषा देखिए, एक उदाहरण सटीक बताया गया जो आपके दिमाग में भाई बैठ जाना चाहिए, भले थोड़ा शॉर्टकट में चल रहा हो, लेकिन सेक्शन तो अब नहीं गलत करेंगे ना। देखिए भाई बेयरेक्ट की भाषा देखिए, अब आसान नहीं है। देखिए आपका 159 निकाल लीजिए, स्मृति ताज़ा करना। अब जो क्वेश्चन बनता है पहला कि किन दस्तावेजों को देखकर स्मृति ताज़ा की जा सकती है, उन दस्तावेजों को सतर्क रहिएगा, अंदर से क्वेश्चन बने। देखिए, कोई साक्षी जबकि वह परीक्षा के अधीन है,
यानी कि आया है गवाही देने, गवाह था, किस क्या देने आया है, गवाही, परीक्षा क्या देने। किसी ऐसे लेख को देख करके, देख कर मैंने एक नज़र देख कर नहीं, पढ़ कर, देख करके, जो कि स्वयं उसने उस संव्यवहार के समय जिसके संबंध में उससे प्रश्न किया जा रहा है या इतने शीघ्र पश्चात बनाया हो कि न्यायालय इसे संभाव्य समझता हो कि वह संव्यवहार उस समय उसकी स्मृति में ताज़ा था, अपनी स्मृति को ताज़ा कर सकेगा। यानी कि आइए, पहला नियम ये आया कि जिस व्यक्ति ने कोई दस्तावेज लिखा था और वह गवाही देने आया है और न्यायालय ये समझता है कि जब घटना हुई तब लिखा गया या घटना के बाद लिखा गया, लेकिन दरोगा जी को घटना के बारे में क्या था, याद था कि भूल गए थे, याद था तब लिखे थे, तो क्या दरोगा जी उस दस्तावेज को देखकर जो उसने स्वयं लिखा है स्मृति ताज़ा कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। उदाहरण भी चलता रह जाए। दूसरा, यानी कि स्वयं द्वारा लिखी गई दस्तावेज, यही तो हुआ, स्वयं लिखा है। अब अगला नियम आइए, साक्षी उपर्युक्त प्रकार के किसी ऐसे लेख को भी देख सकेगा जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया हो और उस साक्षी द्वारा उपर्युक्त समय के भीतर पढ़ा गया हो, यदि वह लेख का उस समय जबकि उसने पढ़ा था सही होना जानता था। इसका मतलब ये हुआ कि दस्तावेज दूसरे द्वारा तैयार किया गया है, गवाह उसको पढ़ा था और उस समय पढ़ा था और ये जानता था कि इस दस्तावेज में लिखी गई बातें सत्य हैं कि असत्य, सत्य। तो क्या दूसरे द्वारा लिखी गई बातों को देखकर मेमोरी रिफ्रेश की जा सकती है कि नहीं, की जा सकती है। कौन सा क्लास, कौन सा पैराग्राफ है, दूसरा। तीसरा अगला देखिए, साक्षी अपनी स्मृति ताज़ा करने के लिए दस्तावेज की प्रतिलिपि का उपयोग कब कर सकता है। तो सही बात है, मूल कापी न मिले तो न्यायालय की अनुज्ञा से फोटोस्टेट कापी ही काम चल जाएगी। तो मूल कापी न मिले तो क्या फोटोस्टेट लेकर या प्रमाणित प्रति लेकर देख सकते हैं कि नहीं, स्मृति देख सकते हैं। अगला देखिए, परंतु जब तक जबकि न्यायालय का समाधान हो गया हो कि मूल को पेश न करने के लिए पर्याप्त कारण है। इसका मतलब कि द्वितीय कापी देखकर तभी आप अपनी स्मृति ताज़ा करेंगे जब न्यायालय को बिलीव हो जाए कि मूल पेश न करने का कुछ न कुछ क्या है, कारण। और अंतिम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, विशेषज्ञ अपनी स्मृति वृत्तिक पुस्तकों को देखकर ताज़ी कर सकेगा। यही लोग गलत करके आए हैं। जो एक्सपर्ट हैं वह मेमोरी रिफ्रेश कैसे कर सकेगा अपनी प्रोफेशनल किताबों को देखकर। तो बताइए, वकील साहब अपनी मेमोरी रिफ्रेश क्या कानून की किताब देखकर कर सकते हैं कि नहीं। डॉक्टर हैं तो कौन सी किताब देखेगा, आपका मेडिकल वाली। अगर डॉक्टर गवाही देने आया और आपका, एक और उदाहरण मैं बताऊंगा, गवाही देने आया और उसे कुछ भूल गया है तो न्यायालय से कह सकता है कि हजूर हम किताब पढ़े थे, भूल गए हैं, एक बार हमें मौका दीजिए, हम किताब अपनी पढ़ लें और तब गवाही दें, क्योंकि कुछ बातें क्या हुए हैं 5 साल में। यानी कि हम मुन्ना भाई LLB थे, यानी कि मुन्ना भाई MBBS थे, क्या करते कि नकल करके पास हो गए। और गवाही देनी है अब टेक्निकल, तो टेक्निकल गवाही देनी है तो एक बार कम से कम किताब खोलकर क्या करें, देख लें। तो मुन्ना भाई MBBS भाई जी, अब ये है कि भाई मैंने उदाहरण बताया जा रहा है, ये नहीं कि मुन्ना भाई MBBS ही मान लीजिए। तो उसी प्रकार आप, एक उदाहरण और हम बता रहे हैं आपका, ये तो दरोगा जी पर एक उदाहरण हो गया आपका, दूसरा डॉक्टर पर हो गया, तीसरा आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर लास्ट उदाहरण बताया जाए, सही रहेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट या शव विच्छेद की रिपोर्ट, आपका
कह सकते हैं कि 3 प्रतियों में तैयार होती हैं। ये पहले जानिए, 3 प्रतियों में तैयार होती हैं। एक प्रति रिकॉर्ड में रहेगी अस्पताल के, दूसरा जो पुलिस वाला 100 लाया है उसे दी जाएगी, और तीसरी प्रति उस जिले के एसपी को भेजी जाएगी। याद रखिए, पुलिस हमारा पैरा बता रहे हैं कितने प्रतियों में, 3। अब डॉक्टर साहब 20 साल बाद आए गवाही देने कि बताइए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपकी है तो क्या लिखे थे। अब रोज 50 लाख माने 20-25 लाश का या 15 लाश का भी डॉक्टर पोस्टमार्टम करे तो आप लोग बताइए क्या उसे याद रहेगा कि कौन सी लाश क्या थी? नहीं याद रहेगा। ऐसी दशा में बस वो कहेगा कि हजूर एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मैं लिखा था उसको बस एक बार हमें क्या करिए, दिखा दीजिए, देखकर हम अपना क्या करेंगे, स्मृति ताज़ा, और स्मृति ताज़ा करके 160 में हम क्या देंगे, साक्ष्य। तो 160 ऐसे निपट गए। स्मृति ताज़ा करने वाला अपना साक्ष्य दे सकता है उसको देखकर। अब 161 विपक्षी का अधिकार क्या होगा, तो विपक्षी का अधिकार किस धारा में दिया गया है? तो बताइए क्या उतने भाग को विपक्षी देख सकता है कि नहीं? अब जितना स्मृति ताज़ा की गई है देख सकता है, और जो गवाह गवाही 160 में दिया है अब उसका क्या करेगा, उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन या जिरह या प्रति परीक्षा। तो समाप्त हो गई धाराएं। अब क्या बचे इसमें? 159 महत्वपूर्ण थी। तो फिर एक बार लास्ट में यहाँ देखिए, किसको देखकर स्मृति ताज़ा की जा सकती है? जो उसने स्वयं बनाया, जो दूसरे ने बनाया, फिर आपका दे देगा द्वितीयक साक्ष्य देखकर, माने मूल कापी न हो, फिर दे देगा प्रोफेशनल किताबें देखकर उपर्युक्त सभी। तो क्या मारेंगे अब? हाँ, ये यूपी में का मॉडल है। सही बता रहे हैं भाई लोग, कुछ तो समझ में आ रहा है तभी तो बता रहे हैं। अगला ये, इसके बाद 162 दस्तावेजों का पेश किया जाना। अब फिर एक बार कल बताया गया था, 123 बताया गया, 124 बताया गया, 123 में कल बताया गया पापुली लेक्स सुप्रीमो, हिंदी में अर्थ भी कल बताया गया। क्या अर्थ बताया गया? लोकहित सर्वोच्च विधि होती है। किस केस में कहा गया? तो S.S. सिंह, सोढ़ी सुखदेव सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ये पूछा गया यूपी में। S.S. सिंह, यानी कि सरकार लोकहित के आधार पर दस्तावेज पेश करने से क्या कर देती है? इनकार, कि अगर हम ये दस्तावेज कोर्ट में ला दें तो पब्लिक इंटरेस्ट को क्या होगा? नुकसान। तो क्या न्यायालय किसी व्यक्ति को दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। तो दस्तावेज का पेश किया जाना न्यायालय बाध्य कर सकता है कि धारा में? बस एक लाइन का क्वेश्चन, 162। इसके बाद 163, जब न्यायालय ने दस्तावेज मंगा ही लिया, लाए हो तो रखोगे कि कोर्ट में पेश करोगे? बताइए तो, क्या फाइल में रखे रहेंगे कि हम लाए हैं, हजूर लाए हैं, कि पेश करना है? तो कौन सी धारा कहते हैं कि पेश करो? 163। यानी कि 162 में मंगाया न्यायालय डॉक्यूमेंट, तो मंगा के बैग में थोड़े रखने के लिए। अब यहाँ आप कापी किताब लाए हैं तो क्या बैग में पड़े रहेंगे रखने के लिए कि निकालने के लिए? तो निकाल कर कोर्ट में क्या करिए, जो मंगाया गया है पेश। और भी अगर ये है कि हम पेश करेंगे नहीं करेंगे, इस पर विवाद उत्पन्न हुआ तो अंतिम फैसला कौन देगा? कोर्ट। इसके बाद 164, सूचना पाने पर जिस दस्तावेज के पेश करने से इनकार कर दिया गया है उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना। अब सतर्क रहे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। देखिए एक उदाहरण पहले देखिए, इस पर आपका क्वेश्चन बनता अच्छा। मान लीजिए ए बी था, ए ने बी को सूचित किया कि हे बी, तुम्हारे पास मूल कापी है और ये तुम मूल कापी लाकर न्यायालय में क्या करो? पेश। इसके लिए हम पहले ही बताए थे, फिर एक बार दोहरा देते हैं। आपका धारा 63 में द्वितीयक साक्ष्य की परिभाषा दी गई है
कितने प्रकार के साक्ष्य को द्वितीयक साक्ष्य माना गया, रटवा गया था ना। और धारा 65 में कितनी दशाएं हैं जिसमें कि द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है, 7। धारा 65A को कवर करिए तो 65A के पूरक धारा कौन हम बताए थे। अगर 65A का मामला हो तो विपक्षी पक्षकार को धारा 66 के तहत क्या दी जाएगी, सूचना कि आपके पास मूल कॉपी है, आप लाकर क्या करिए, पेश। फिर एक बार अब उदाहरण से देखिए, यानी कि आपका 100 अब 64 है ना, 100 हाँ 164 चल रहा है भाई। इसको एक साथ पढ़िएगा भाई। अब इसको बना लीजिए चार्ट। 65A, 66 और 164 एक साथ पढ़ना है। हम फिर बता रहे हैं उदाहरण से, आपका एक साथ बताएंगे तब बैरक बताएंगे, अभी बैरक नहीं, अभी पहले नियम जानिए। आपका देखिए ध्यान से नियम, तो इसको एक साथ पढ़िएगा, लिख लीजिए भले एक साथ, और नियम उदाहरण से समझिए तब बैरक बताते हैं। देखिए आपका भाई नियम क्या है। ए द्वितीयक साक्ष्य यानी कि फोटो स्टेट कॉपी, आसान भाषा में किसी दस्तावेज का फोटो स्टेट कॉपी पेश करना चाहता है तो कानून ये कहता है कि जिसके पास मूल कॉपी है कम से कम एक बार उसे क्या दे दो, सूचना, ताकि अगर वह चाहें तो मूल कॉपी लाकर कोर्ट में क्या करे, पेश, यानी कि प्राथमिक साक्ष्य। तो ए ने किसको सूचित किया, बी को, तो सूचना की धारा के तहत दिया 65। सूचना देनी होगी कौन सी धारा, 65 है, और सूचना दे किस में दिया, छात्र। अब अगला नियम आइए, बी को सूचना दे दी गई लेकिन समय दिया गया और उस समय के अंदर बी अपनी ओरिजिनल कॉपी या प्राथमिक साक्ष्य कोर्ट में पेश नहीं किया, तब तक ए ने क्या कर दिया, नहीं पेश किया, तो ए ने फोटो स्टेट कॉपी यानी कि द्वितीयक साक्ष्य क्या कर दिया, पेश। अब फिर भी आता है कि हजूर हमारे पास मूल कॉपी है और हम क्या करना चाहते हैं, पेश। तो जब एक बार तुमको मौका दिया गया तो क्या वहाँ झुनझुना बजा रहे थे कि पंजीरी फाँक रहे थे कि बाबा जी का घंटा बजा रहे थे। पर जब एक बार मौका दिया गया तो उस मौके का लाभ उठाते और तुम मूल कॉपी क्या करते थे, पेश। अब थोड़ा इसी को एविडेंस की धारा 5 के स्पष्टीकरण से भी जोड़कर पढ़ना है, वो समझ में नहीं आता, यहीं से पढ़ना है। यानी कि सही दस्तावेज है मूल कॉपी, लेकिन बी को मौका दिया गया तो बी को क्या करना चाहिए, पेश। अब पेश नहीं किया बी तो क्या दोबारा पेश कर सकता है कि नहीं, अब सामान्यतः नहीं, लेकिन इसका अपवाद है। और बेयर एक्ट, अब देखिए इतना उदाहरण तो समझ में आ गया ना। अब बेयर एक्ट की भाषा अच्छा रहेगी भाई, आपका इसको जोड़ सकते हैं भाई आप, मैं बता दूं कहाँ से, तो और भी एक कोरिलेट हो सकता है धारा 5 एविडेंस का स्पष्टीकरण से। देखिए भाई बेयर एक्ट की भाषा देखिए, यहाँ से टेक्निकल आता है, थोड़ा सतर्क रहिएगा। सूचना पाने पर, तो सूचना धारा 66 के तहत हम दिलवा ही दिए थे। सूचना पाने पर जिस दस्तावेज के पेश करने से इनकार कर दिया गया है उसकी साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना। देखिए जबकि कोई पक्षकार ऐसी किसी दस्तावेज को ऐसी किसी दस्तावेज को पेश करने से इनकार कर देता है जिसे पेश करने की सूचना उसे मिल चुकी है, तब वह तत्पश्चात उस दस्तावेज को दूसरे पक्षकार की सम्मति के या न्यायालय के आदेश के बिना साक्ष्य के रूप में पेश नहीं कर सकता। तो एकदम सटीक याद रखिएगा ये, बी ने मूल कॉपी पेश करने से इनकार कर दिया था, तो क्या बाद में बी मूल कॉपी पेश कर सकता है, सामान्यतः नहीं, लेकिन इसके कितने अपवाद हैं, 2, और वहीं रट कर जाइएगा। एक तो न्यायालय आदेश दे दे, इजाज़त दे दे
और दूसरा जो प्रतिपक्षी कौन है, ए क्या हो जाए, रजामंद। तो कितने अपवाद हैं, 2। न्यायालय अनुमति दे दे, और दूसरा क्या अपवाद है, जो प्रतिपक्ष दूसरा पक्षकार क्या दे दे, सम्मत। इसको अच्छे से तैयार रखिएगा, ये भाई कई बार क्वेश्चन बना है, गलत ना हो, फिर मैं बता रहा हूँ। कितने अपवाद हैं जहाँ की सूचना के बाद भी आप दे सकते हैं, समय बीत गया तो 2। दूसरा पक्षकार इसमें कौन है, ए रजामंद हो जाए, और एक कौन अपवाद है, न्यायालय क्या दे, आदेश कि हाँ चलो पेश करो, मैंने इजाजत दे दे। अगली धारा आइए 164 के बाद 165। न्यायालय किसी से भी प्रश्न कभी भी पूछ सकता है, और आपका न्यायालय की प्रश्न पूछने की शक्ति किस धारा में है, तो 165। बस एक लाइन बनता है कि न्यायालय किस धारा के तहत कोई चीज पेश करा सकता है, कोई प्रश्न पूछ सकता है, तो 165। इसके बाद 166, जूरी या असेसरों की प्रश्न करने की शक्ति। अब न जूरी रहे न असेसर रहे, तो जूरी सुने हैं कि नहीं, ये धारा आज तक पूछी ही नहीं गई, छोड़ सकते हैं भाई पढ़ते समय इतिहास गवाह, लेकिन बता दिया जाए। अगर आप रुस्तम फिल्म देखे होंगे, जो केम नानावटी के केस पर आधारित है, आपका एडल्ट्री यानी कि जार कर्म पर अगर देखे होंगे, तो उसमें आप देखते हैं कि अक्षय कुमार के खिलाफ मुकदमा चलता, मैंने केम नानावटी के खिलाफ बने रहते हैं, खुद ही अपना मुकदमा लड़ते हैं जार कर्म का, और आपका तथ्य मैंने साक्ष्य दिया जाता है, यानी कि तथ्य साक्ष्य के रूप में पेश किए जाते हैं और उन पर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ध्यान से समझिए, जूरी किसे कहा जाता था, असेसर। देखिए अभी भी आप जाएंगे, अगर हाई कोर्ट कभी जाएं या कहीं मैंने फिल्मों में देखें, तो जज साहब की कुर्सी पीछे रहती है और उसके किनारे किनारे बेंच लगे रहते हैं। उन बेंचों पर असेसर या जूरी बैठते थे। उनका ये काम था कि किसी तथ्य पर निष्कर्ष निकालकर और जज साहब को पेश किया जाए कि इस तथ्य पर निष्कर्ष ये निकला। तो अब कहीं जूरी दिखाई ही नहीं देते, क्योंकि जज साहब विशेषज्ञों के विशेषज्ञ हैं, अब खुद ही क्या निकाल लेते हैं हर एक मामले में निष्कर्ष। अब किसी के सहायता नहीं, लेकिन पहले ली जाती थी, आपका 5 या 7 लोग जो भी हो, और आप देखे होंगे कि आपका जूरी ने निष्कर्ष निकाला था। वो अलग बात है कि अंत तक बच नहीं पाया, और राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 72 का यूज करते हुए क्षमादान दिया। सुप्रीम कोर्ट भी कहा कि नहीं, हत्या के लिए तुम दोषी हो गए, और आपका दोषी ठहराया। तो वही आईपीसी में पढ़ा जाएगा ये। अब आइए अध्याय 11, यहाँ से भी एक क्वेश्चन लगभग सेट ही रहता है। आइए देखा जाए अध्याय 11 की विशेषता। देखिए भाई, अध्याय 11, तो पहला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड कैसे बनाया। साक्ष्य अधिनियम का कौन सा अध्याय सबसे छोटा अध्याय है, पहला क्वेश्चन। तो अध्याय 11, ये याद रखिए, साक्ष्य अधिनियम का सबसे छोटा अध्याय कौन है, 11। कितनी धाराएं हैं, तो साक्ष्य अधिनियम की अध्याय 11 में कितनी धाराएं, 1। दूसरा आपका क्वेश्चन बनता है, साक्ष्य अधिनियम में रिमांड या प्रतिप्रेषण कहाँ है, उसको लिखिए। प्रतिप्रेषण या रिमांड कहा जाता है। कोरिलेट हम अभी करा दे रहे हैं, बेरक ना समझिए, पहले कोरिलेट करिए जो आ सकता है। साक्ष्य अधिनियम में रिमांड कहाँ है, अभियुक्त का रिमांड नहीं, मामले का, अभी हम बताएंगे इसको। रिमांड या प्रतिप्रेषण का प्रावधान कहाँ है, तो आपका जवाब रहेगा 167। तीसरा क्वेश्चन आइए, तीसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है, हेडिंग के साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण का प्रभाव किस धारा में दिया गया है। साक्ष्य के, अभी हम समझाएंगे इसको भाई, कठिन है। साक्ष्य के अनुचित
ग्रहण या अग्रहण का इफेक्ट किस धारा में? आपका 167। अब आइए पहले कोरिलेट कर लिया जाए भाई। रिमांड का मतलब होता है प्रतिप्रेषित करना, यानी कि पुनः वापस कर देना, पुनः भेज देना। तो आइए अभियुक्त का भी रिमांड होता है। अभियुक्त को रिमांड पर, तो रिमांड कितने प्रकार का होता है? दो। एक जुडिशियल यानी कि जेल भेजा जाता है पुनः, और एक पुलिस रिमांड यानी कि पुलिस को सौंपा जाता है। तो आपका रिमांड हमेशा याद रखिए। और रिमांड फाइल का भी होता है, मामले का, कि ये मामला फिर से सुना जाए, यानी कि इस मामले को क्या किया जाए? फिर से सुना जाए। फिर एक बार समझिए इसको। रिमांड अभियुक्त का भी होता है और मामले का भी, ये दिमाग में बैठाइए। मामले वाले अभियुक्त में अपील या पुनरीक्षण न्यायालय मामले में दिए गए निर्णय को उलट देता है और निचले न्यायालय को निर्देशित करता है कि फिर से मामले की नए सिरे से क्या करो? सुनवाई। ये भी रिमांड। और अभियुक्त का रिमांड का मतलब पुलिस ने अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया और पुलिस मांग कर रही है कि हमारी अभिरक्षा में दे दीजिए, ये भी रिमांड। या न्यायालय चाहे तो पुलिस की अभिरक्षा में न देकर जेल भेज दे, ये भी रिमांड। तो दोनों रिमांड में अंतर है। ये हम कहते हैं पुलिस रिमांड, जो पुलिस को सौंपा जाएगा, प्रेषित किया जाएगा और जेल भेजा जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? जुडिशियल रिमांड। तो जहाँ जहाँ रिमांड या प्रतिप्रेषण है, मुख्य रूप से आपको एक जगह एकत्र करना पड़ेगा, तब सेक्शन 167 हम शुरू करेंगे। तो आइए, एविडेंस में रिमांड पूछे तो कहाँ मारेंगे? हाँ, मामले का होता है कि अभियुक्त का? मामले का। अभियुक्त नहीं है यहाँ, उसको लिखा करिए भाई, मामले का। मैटर का यानी कि न्यायालय निर्णय उलटकर मामला पुनः सुनवाई के लिए क्या करता है? निचले न्यायालय को भेजता है। अब सीपीसी में रिमांड आइए। सीपीसी में प्रतिप्रेषण मामले का ही होगा, अभियुक्त थोड़े हैं। सीपीसी में आपका मामले का प्रतिप्रेषण या रिमांड की धारा में 107, लिखिए उसको भाई। सीपीसी में 107 लिख लिए। अब संविधान में आइए। संविधान में रिमांड किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को रिमांड भेजता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? हाँ, 139A। संविधान में लिखिए 139A में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को मामले का रिमांड करता है, प्रतिप्रेषित करता है। कौन सी धारा? नहीं, कौन सा अनुच्छेद? हाँ, ये याद रखिए 139A। और हाई कोर्ट भी ऐसा करता है। और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत करता है रिमांड? तो 228 लिखिए। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत? 228। यह संविधान हो गया, आपका सीपीसी हो गया, एविडेंस हो गया। अब आपका सीआरपीसी में आना है। तो सीआरपीसी में 167 अभियुक्त को रिमांड पर देना। सीआरपीसी लिखिए भाई। यहाँ बनता आएगा, जहाँ अभियुक्त लिखवाया जाएगा अभियुक्त लिखना है, और मामला लिखवाया जाएगा मामला। तो 167 में किसको रिमांड पर दिया जाता है? मैटर को कि अभियुक्त को? हाँ, लिख लिया ना। इसके बाद 309 में भी अभियुक्त को। 309 सीआरपीसी अभियुक्त को रिमांड पर। मामला, ये मामला दो धाराओं में है। एक आपका अपील न्यायालय की शक्तियां, देखिए सीआरपीसी की धारा 386 है क्या? अपील न्यायालय की शक्तियां किसमें है? हाँ, और जमानत 389। लिखिए भाई।
सीआरपीसी में मामले को रिमांड मामले को प्रतिप्रेषित करना। 386 एक और धारा इसी में जोड़ लीजिएगा, अलग ना बताना पड़े मामले का। इधर आपका मृत्युदंड की पुष्टि में दंड को उलटकर रिमांड भेजता है कि फिर से विचारण करो। 368 लिखिए एक और धारा सीआरपीसी की 368। देखिए दोनों में अंतर है। अपील में उलट दिया निर्णय तब पुनः विचारण के लिए भेजता है आपका 386, और मृत्युदंड की पुष्टि के लिए भेजा गया, उलट दिया मृत्युदंड या इत्यादि, निर्णय ही खारिज कर दिया तो रिमांड पर पुनः भेजता है किसमें, आपका 368। अब आइए आपका देखिए भाई, लास्ट में बता दिया जाए क्योंकि आवाज़ भी धीरे धीरे, शनिवार को वैसे भी बहुत क्लास चल गया आज क्योंकि शनिवार आते आते भाई थोड़ा मैंने दिक्कत बढ़ जाती है ज़्यादा। इतना वर्क इस समय कि बिहार मेंस वाले रोज़ फ़ोन कर रहे हैं, सर कब शुरू करेंगे कब शुरू करेंगे। भाई अब ये है कि हिम्मत भी तो होनी चाहिए पढ़ाने के, बोलते बोलते सुबह से शाम तक आदमी पस्त हो जाता है। तब बिहार जे मेंस वाले भी खूब परेशान किए। अब एडजस्ट करते हैं भाई, 2-4 दिन में क्या किया जाए, 1 घंटा उनका भी चलता रहे। ध्यान से देखिए, बेयरेट की भाषा समझिए। अब आपका बेयरेट की भाषा भाई, अध्याय 11। हाँ देखिए, एक और क्वेश्चन को रिलेट करके पूछा जाता है कि साक्ष्य अधिनियम का सबसे बड़ा अध्याय कौन है, तो 2, 5 से 55 उसको लिख लीजिए कहीं, जो ऊपर लिखे है ना साक्ष्य। एक और क्वेश्चन बना लीजिए तब इसको देखा जाए। इसको सोमवार को ही बताया जाएगा भाई, क्योंकि आपका जबरदस्ती बताना ठीक नहीं है। देखिए अब सोमवार को क्लास चलेगा भाई, सोमवार को भी केवल एविडेंस चलेगा। आपका इधर से छूटा है 91, 92 छूटा है, और आपका 99 और 133। पहले ये पढ़ा दिया जाए, पहले ये पढ़ाया जाए 91, 92 और आपका 99 और 133, ये पहले, क्योंकि यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद आपका मैंने मंगल या बुधवार से मैंने 1-2 दिन और चलेगा एविडेंस, अब लगातार ख़त्म किया जाए, तब आपका संविधान और सीआरपीसी दोनों पीरियड में चले। क्योंकि 1 या 2 दिन और वेट करिए संविधान का, तो उसके बाद लगा देंगे हम संविधान आपका। और इतना भाई पढ़ते रहिए जितना बताया जाए। ये आज तक का इतिहास है, 90% कम से कम आ जाएगा। और इसको रट्टा मारिए, जो लोग ना समझ पाए तो एग्ज़ाम देना हो तब, और जिनको ना